दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो बताती है कि जल्द ही भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। बहुत डिटेल के साथ पूरी खबर को बताया गया है, पर उससे पहले मैं नीतीश सिंह आपका डिजिटल संवाद चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक सलाहकार कंपनी EY ने एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी करके भारत के आर्थिक भविष्य पर चर्चा को एक नई दिशा दे दी है। EY के अनुसार मजबूत जनसांख्यिकी, मजबूत बचत और एक स्थिर राजकोषीय रास्ते की बदौलत भारत क्रय शक्ति क्षमता के मामले में 2038 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है। PPP के टर्म्स में 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $20.7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि हम अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसी बड़ी ताकतों को पीछे छोड़ देंगे। सिर्फ चीन हमसे आगे होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था $42 ट्रिलियन तक रहने का अनुमान है। लेकिन चीन की अपनी चुनौतियां हैं, जैसे तेजी से बूढ़ी होती आबादी और कर्ज का बढ़ता बोझ उसके सामने एक मजबूत चुनौती दे रहा है। वहीं अमेरिका की मजबूती के बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था भी उच्च कर्ज और धीमी ग्रोथ से जूझ रही है। भारत पर आने से पहले हम जान लेते हैं PPP क्या होता है। PPP को हिंदी में क्रय शक्ति क्षमता कहा जाता है। यह एक आर्थिक अवधारणा है। इसका मतलब है कि अलग अलग देशों में एक जैसी वस्तु या सेवा की कीमतें कितनी हैं और किस देश की मुद्रा में कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं। सरल शब्दों में कहें तो PPP बताता है कि एक देश की मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति दूसरे देश की तुलना में कितनी है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमेरिका में एक पेन की कीमत $1 है। भारत में वही पेन आपको मिलता है 20 रुपए में। तो इस हिसाब से $1 हुआ 20 रुपए के बराबर। लेकिन बाजार में तो अमेरिकी $1 की कीमत लगभग 85 रुपए के समथिंग होगी। यानी भारत में चीजें अमेरिका के मुकाबले कहीं सस्ती हैं, जो बताता है कि भारत की मुद्रा की क्रय शक्ति ज्यादा है डॉलर की तुलना में। अगर कोई अमेरिकी भारत में आकर $1 खर्च करे तो उसे भारत में कहीं ज्यादा सामान मिलेगा बनस्पत अमेरिका के। अब समझते हैं PPP जरूरी क्यों है। यह देशों की वास्तविक आर्थिक ताकत को दिखाता है, सिर्फ डॉलर की दर को नहीं। विकासशील देशों की मजबूत अर्थव्यवस्था को बड़ी और मजबूती से दिखाता है। अंतरराष्ट्रीय तुलना करने पर पता चलता है कि किस देश की आम जनता कितनी चीजें खरीद सकती है। अब हम उस सवाल पर आते हैं कि भारत आखिर कैसे ये छलांग लगाने वाला है। इसका जवाब हमारी जनसांख्यिकी और बचत व निवेश की ताकत में छिपा है। 2025 में भारत की औसत उम्र सिर्फ 28.8 साल होगी। इसका मतलब है कि हमारी आबादी दुनिया की सबसे युवा और कामकाजी पीढ़ी में से होगी। यही युवा शक्ति भारत को ऊर्जा और उत्पादकता देगी। दूसरी बड़ी ताकत है हमारी बचत और निवेश दर। ये किसी देश में लोग ज्यादा बचत करते हैं तो वही पैसा निवेश में बदलकर उद्योग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। यही निवेश लंबे समय तक आर्थिक विकास की गारंटी देता है। EY की रिपोर्ट कहती है कि भारत का सरकारी कर्ज भी घटेगा। 2024 में GDP का 81.3% से गिरकर 2030 में 75.8% पर आ जाएगा। यानी भारत अपने वित्तीय रास्ते पर भी ज्यादा टिकाऊ बन रहा है। अब इसे दूसरे देशों से तुलना करके देखें। जर्मनी और जापान दोनों ही विकसित हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है बुजुर्ग आबादी और वैश्विक व्यापार पर निर्भरता। वहीं अमेरिका मजबूत तो है, लेकिन GDP के 120% से ऊपर कर्ज बोझ एक बड़ी चिंता है। चीन भले ही नंबर 1 रहेगा, लेकिन उसकी डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म हो रही है। इसके मुकाबले भारत के पास अभी भी दशकों तक
काम करने वाला युवा पूल है। 2030 तक भारत न सिर्फ पीपीपी के टर्म्स में अमेरिका को पछाड़ेगा, बल्कि 2028 तक मार्केट एक्सचेंज रेट में भी जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़े की नहीं होगी, बल्कि ये हमारे विकसित भारत 2047 के सपने की दिशा को एक ठोस कदम होगा। दोस्तों, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो आने वाले सालों में हम सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी कहलाएंगे और शायद सदियों पहले छिनी हुई वो पहचान, भारत की समृद्धि और ताकत एक नई रूप में लौट आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहें।